हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी पीडीएफ फाइल है वो हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड करेंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आप कुछ डेफिनेशंस याद रखें, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम्स में आते हैं। पहला है हमारा डेटा। व्हाट इज़ डेटा? डेटा क्या है? रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट कंटेक्स्ट। आपको जो ये न्यूमेरिकल डेटा भी होगा, ये सिंबल्स भी होंगे, ये कुछ इमेजेस भी होंगे, लेकिन जो होगा अनऑर्गेनाइज्ड, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा 10, 15, 20 कुछ बोलूँगा, लेकिन जिसका कोई कंटेक्स्ट नहीं होगा, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। ये डेटा है, लेकिन इसकी कोई अभी मीनिंग नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेटा की? कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट, सिंबल, इमेज, साउंड्स। डेटा कुछ भी हो सकता है। नो मीनिंग बाय इटसेल्फ। अभी जो हमारा डेटा है इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? 90 LS 25 डिग्री 01001000। ठीक, ये हुआ हमारा डेटा। डेटा है, कुछ फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, कुछ इमेजेस होंगे, कुछ टेक्स्ट भी होगा, लेकिन जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी अभी, जो अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसकी कोई अभी मीनिंग भी नहीं होगी, वो हुआ हमारा डेटा। अब डेटा की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इन अदर वर्ड्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव, फॉर एग्जाम्पल कलर या इमोशंस। ठीक, क्वांटिटेटिव क्या हुआ हमारा? न्यूमेरिकल, फॉर एग्जाम्पल एज है, हमारा टेम्परेचर है। इन शॉर्ट ऑफ क्वालिटेटिव याद रखेंगे, जो कुछ हमारी जो स्टेट बयान करेगी, हम खुश हैं, हम दुख में हैं, हमारी स्किन का कलर क्या है या कुछ और क्वांटिटेटिव हमारा हुआ न्यूमेरिकल डेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारी एज क्या है, ठीक, अभी टेम्परेचर कितना है, ठीक, ये हुआ हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। अब है इसके बाद इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। अब जो डेटा था वो अनऑर्गेनाइज्ड था, रॉ डेटा था हमारे पास। अब जब हम उसको प्रोसेस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, वो हमारा बन जाएगा फिर हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक, इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट हैज़ मीनिंग, रेलिवेंस एंड पर्पस। ये आप याद रखेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या हुआ? अब जो डेटा हमारे पास अभी था, जैसे मैंने बोला था अभी 10, 15, 20, अब जब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक, कुछ प्रोसेस करेंगे उसकी, वो बन जाएगी हमारी इन्फॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं? डेटा से लेकर फिर प्रोसेसिंग होती है और बनती है हमारी इन्फॉर्मेशन इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हमारा प्रोसेस्ड डेटा या ऑर्गेनाइज्ड डेटा। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा क्या था? लास्ट एग्जांपल में मैंने वो बताया, डेटा 90 मैथ्स LS। जब हम इसको प्रोसेस करेंगे, जब हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी हमारे पास? LS स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक, इससे पहले क्या था? हमारे फैक्ट्स थे, फिगर्स थे, ठीक, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा भी था, हमारे पास ये नाम भी थे, हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा भी था, क्वालिटेटिव डेटा भी था, लेकिन और अनऑर्गेनाइज्ड था। ये था हमारे पास डेटा। जब हमने इस डेटा को प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइज किया, हमारे पास क्या आ गई? इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? LS स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथ्स। ये हुआ हमारा इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस डेटा भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज डेटा भी कह सकते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अब है इसके बाद प्रोग्राम, a set of instructions written in a programming language that tells a computer what to do। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शन है, हम कुछ बोलते हैं उसको सेट, ये लेकिन ये सेट है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, पहले ये करना है, फिर वो करना है, फिर उसके बाद ये करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को यहाँ से श्रीनगर जाना है, आप उसको बताएंगे भाई पहले आप घर से गाड़ी लेंगे, फिर आप जो हमारा ये बस स्टैंड होगा वहाँ से फिर एक और गाड़ी लेंगे, फिर आपको वो श्रीनगर में कहीं पे छोड़ देगा, फिर आपको वहाँ से कहीं और जाना होगा। ये है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मिलाएंगे, हमारे पास आता है प्रोग्राम। क्या आता है? प्रोग्राम। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक टास्क जो हमारे कंप्यूटर में सॉल्व करने के लिए हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को यहीं से देते हैं। पहले आपको ये करना है कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर को ये करना है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। अब प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर इसको रन करना चाहिए, कंप्यूटर में ये रन होना चाहिए, कंप्यूटर में ये चलना चाहिए। सॉल्व्स ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है? वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिए लार्जेस्ट ऑफ n नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होगा लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 2 1। ये फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर को बोलेंगे ये हुआ हमारा A, ये हुआ हमारा B, ये हुआ हमारा C। हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? हम कंप्यूटर को बोलेंगे कंपेयर A विथ B
अगर ए बड़ा होगा देन कंपेयर ए विथ सी, अगर ए छोटा होगा देन कंपेयर बी विथ सी। फॉर ये हमारे होंगे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम ये लिखेंगे, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, ये हमारा बन जाएगा एक प्रोग्राम। ठीक, अब है हमारा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग गेनड फ्रॉम इंफॉर्मेशन थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, अब उससे क्या सीख रहे हो, अब उससे आप क्या आपको क्या सीखने को मिल रहा है, आप क्या बता सकते हो उसको। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है, नोइंग वाई स्टूडेंट स्कोर हाई इन मैथ्स, टीचिंग मेथड्स स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल एलिस ने कितने मार्क्स स्कोर किए थे मैथ्स में, 90 मार्क्स। अब जब हम ये सोचेंगे इसमें एलिस ने मार्क्स 90 मार्क अच्छे मार्क्स है, ये क्यों स्कोर किए थे, क्या उसका इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा है या टीचिंग मेथड्स ज़्यादा ठीक है। ठीक, ये हुआ हमारा नॉलेज। अब नॉलेज की हायरार्की क्या है, नॉलेज कैसे आता है, डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन। जब इंफॉर्मेशन हम कुछ सीखने आएंगे, हमारे पास नॉलेज, और नॉलेज जब हमारे पास आ जाएगी विजडम। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में नहीं पूछ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। ये हुआ हमारा नॉलेज। अब इसके बाद प्रोसेसिंग, ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये अभी मैंने बताया, जब डेटा को इंफॉर्मेशन बनाना होता है, हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशंस, सॉर्टिंग, एनालाइजिंग। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये दूसरी डेफिनेशन है। इसके बाद है हमारा डेटाबेस। हमारे पास डेटाबेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ, आप याद रखिए, ये कलेक्शन जो डेटा है, डेटाबेस है, ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा इन अदर वर्ड्स इज आवर इंफॉर्मेशन। ये भी आप याद रखेंगे, इंफॉर्मेशन का एक और नाम यहाँ से निकलता है, वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। डेटाबेस क्या है, अब ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, लाइब्रेरी, कैटलॉग। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में, आपका स्कूल 1st से लेकर 8th तक है। जब आप वो डेटा किसी ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसे जैसे 1st में कितने बच्चे हैं, 2nd में कितने बच्चे हैं, उनका नाम क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, उनकी DOB क्या है, वो आ जाएगा हमारे पास डेटा बेस, जिसमें बहुत सारा डेटा होगा। इसके बाद है हमारे पास फाइल, डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड ऑन ए स्टोरेज मीडिया। अब यही जो डेटा हमने ऊपर बनाया था डेटाबेस में, जब हम इसको किसी स्टोरेज डिवाइस में सेव रखेंगे, स्टोर रखेंगे, वो होगी हमारे पास हमारी फाइल। क्या होगी, फाइल। अब फाइल, ये है फाइल के एक्सटेंशंस, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखिए, ये .docx, .jpg, .mp3, ये हुआ हमारा म्यूजिक, ये इमेज, ये हुई हमारी डॉक फाइल। अब है इसके बाद एल्गोरिदम मैंने पीछे बताया था, लेकिन आप फिर भी एक और बार हम पढ़ेंगे। एल्गोरिदम किसने दिया था, अल-ख्वारिज़मी ने। डेफिनेशन क्या है इसके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल आपको चाय बनानी है, फॉर एग्जांपल रेसिपी फॉर मेकिंग ए टी। आप क्या करेंगे, पहले आपके पास गैस होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास मिल्क होना चाहिए, आपके पास चाय होनी चाहिए। ठीक, देन आप गैस को ऑन करेंगे, उसके ऊपर ये क्या रखेंगे, बाउल कुछ रखेंगे। ये हुआ हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अभी क्या प्रॉब्लम हमारे पास, रेसिपी फॉर मेकिंग ए टी। ये होता है टेक्स्ट बेस्ड, आप याद रखें एल्गोरिथम क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड, रिटन इन प्लेन लैंग्वेज और सूडो कोड। सूडो कोड का मतलब है आप अपने हिसाब से कुछ लिखेंगे। पर्पस डिफाइंस लॉजिक एंड मेथडोलॉजी, इसमें लॉजिक होता है और मेथडोलॉजी, आप कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे, और लॉजिक भी होता है। ये हुआ हमारा एल्गोरिथम, यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अब एल्गोरिथम क्या, फॉर एग्जाम्पल ये आपको नीचे दिख रहा होगा, व्हाट इज एन एल्गोरिथम। ये हुआ हमारा इनपुट। अब ये जो बीच में है, इसमें आता है हमारा एल्गोरिथम, फिर हमको मिलता है आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या बताया मैंने, हमको चाय बनानी थी। Algorithm example, find largest of two numbers. Start, input two numbers A and B. Input A and B. If A is greater than B, print A is larger, else print B is larger. ये हुआ हमारा एल्गोरिदम। जब हम इसको प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हमें ये रिजल्ट आएगा। ठीक, ये है हमारा स्टेप बाय 1 2 3 4, ये हमारे स्टेप्स। इन शॉर्ट क्या हुआ हमारा एल्गोरिदम, क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है अभी, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। फिर हमने कैसे किया, ये इनपुट ऑफ टू नंबर्स ए बी,
इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए इज लार्जर, एल्स प्रिंट बी इज लार्जर। हो गया, यह हो गया हमारा एल्गोरिदम। इसके बाद है एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल डिफाइंड इनपुट, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, वेल डिफाइंड आउटपुट, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते। फाइनाइटनेस का मतलब क्या है, एल्गोरिदम एंड होता है। फॉर एग्जांपल इनपुट देंगे, हमारे पास आउटपुट आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट है हमारे पास, इसका मतलब है ये है हमारा एल्गोरिदम क्या है, फाइनाइट है। क्या है, फाइनाइट। और है फिजिबल। ये आप याद रखेंगे, कुछ समझना नहीं है, बस ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसने दिया था, फ्रैंक गिलबर्ट ने। कब, 1920। लेट इंपॉर्टेंट है, बस आप याद रखेंगे, फ्रैंक गिलबर्ट ने। डेफिनेशन क्या है इसकी, जियोग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स। अब जो हमने एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिखा, टेक्स्ट बेस्ड था, अब हम उसी को अब जब ये सिंबल्स में लिखेंगे, पिक्चर्स में लिखेंगे, वो होगा हमारा फ्लो चार्ट। नेचर क्या है, विजुअल डायग्राम विथ शेप्स एंड एरोज, शोज फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसेस। ये जो कंट्रोल होता है या प्रोसेस होता है उसका फ्लो हमें बताता है। एग्जाम्पल, रोड पेपर असेंबली इंस्ट्रक्शन। आप एग्जाम्पल से समझिएगा। अभी पहले हम समझिएगा सिंबल्स क्या है और उन सिंबल्स का मतलब क्या है। जो ये हमारे पास ओवल शेप पर है सिंबल है, इसका मतलब है स्टार्ट या एंड। इसका मतलब है स्टार्ट या एंड। एरोज क्या दिखा दिया हमें डायरेक्शन। क्या दिखा दिया हमें, डायरेक्शन। अब हमारे पास पैरेललोग्राम, ये हमें दिखाता है इनपुट या आउटपुट, इनपुट या आउटपुट। इसके बाद है ये जो रेक्टेंगल है, ये दिखाता है हमें प्रोसेस। और जो ये डायमंड शेप है, ये इसका मतलब है डिसीजन। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन। ओवल क्या दिखाता है, स्टार्ट एंड। और एरोज क्या दिखाते हैं, डायरेक्शंस। और जो ये पैरेललोग्राम है, इनपुट आउटपुट, रेक्टेंगल प्रोसेस एंड डायमंड डिसीजन। अब है ये फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल। ये हुआ स्टार्ट, हमारा स्टार्ट और एंड ओवल शेप्ड, ठीक। इनपुट क्या है, M1 M2। इनपुट आउटपुट क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम अभी देखा हमने। अब है ये रेक्टेंगल क्या थी हमारे पास, प्रोसेस। और ये था डिसीजन आप याद रखेंगे, यस या नो, वो हमारे पास होता है डिसीजन। अब हम एग्जांपल समझिए। स्टार्ट, हमने इनपुट क्या था, M1 M2 M3 M4। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास मार्क्स, कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। अब ग्रेड क्या है, ग्रेड इज इक्वल M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 डिवाइड बाई 4। ये हमारे पास है प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस करेंगे डेटा, ये किस चीज़ के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, M1 प्लस M2 M3 डिवाइड बाई 4, ये किसके बराबर आता है। फिर इफ ग्रेड इज लेस देन 60, इफ ग्रेड इज लेस देन 60, ये हुआ हमारे पास डिसीजन। अगर डिसीजन यस है, फिर आप प्रिंट करोगे फेल। अगर डिसीजन नो है, फिर आप प्रिंट करोगे पास। और उसी के साथ हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब है एंड, ठीक। आ गया समझ। अब है हमारा मेन टॉपिक, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये आप याद रखेंगे, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग एंड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। ये 4 इंपॉर्टेंट है। ये हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन जनरेशन। अब ये जो है, ये इनका सबसेट है। ऊपर जो हम लोग 4 पढ़ेंगे, ये उनका सबसेट होगा। फिर अब हम बेस्ड ऑन साइज, पहला है हमारा बेस्ड ऑन साइज। क्या है हमारे पास, नैनो कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो आप याद रखिए, माइक्रो हमारे पास आते हैं हमारी पर्सनल, जो हमारे पास लैपटॉप है वो भी आता है हमारे माइक्रो कंप्यूटर में। जैसे यहाँ पे दिखा है हमने, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। अब है इसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, बेस्ड ऑन डेटा प्रोसेसिंग, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। और इसके बाद बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, सर्वर, वर्कस्टेशन, एम्बेडेड सिस्टम। अब हम पहला पढ़ेंगे बेस्ड ऑन साइज। पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मैंने पीछे भी पढ़ाया। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा। फॉर एग्जांपल, ये आप खुद, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो। हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स एंड मेमोरी स्टेटस कैन परफॉर्म बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। ये है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। हमारे पास पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, CDC 6600। अब इसकी यूज़ क्या है, यूज़ किस में होता है, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर सिमुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, वो ये हुआ हमारा क्रिप्टोग्राफी। वेदर फोरकास्टिंग, मॉडलिंग नेचुरल फिनोमेना, साइंटिफिक सिमुलेशंस, ये हमारी जो सुपर कंप्यूटर है इसकी वर्किंग से, फंक्शन से।
इसके बाद है हमारा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम और लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर्स, ठीक, ये भी कंप्यूटर है लेकिन लार्ज एंड पावरफुल है, डिजाइन टू हैंडल ए प्रोसेस वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा क्विकली। आपको जब बहुत सारा डेटा होगा, जब उसको प्रोसेस करना होगा और उसको हैंडल क्विकली करना होगा, हम उसको बोलते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिकली डिजाइन कंप्यूटर होता है, उसको बोलते हैं हम मेन फ्रेम। दे आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स, insurance companies and government institutions for tasks such as transaction processing, large scale enterprise application and database management। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बैंक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जेके बैंक है, जेके बैंक जो अपना काम, जो फॉर एग्जांपल जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जेके बैंक के, वो कौन कंट्रोल करता है? उनका मेन फ्रेम कंप्यूटर, उनका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम हमारे जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हैं, वही मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। कैन सपोर्ट, ये आप याद रखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्ट, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। नोन फॉर रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। ऑपरेट इन एनवायरनमेंट दैट रिक्वायर हाई सिक्योरिटी एंड अप टाइम। बस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। एंड मेन फ्रेम कौन यूज़ करते हैं? जो हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ। Used in banks, airlines, government for transaction, census data and ERP systems। ERP क्या है? ये enterprise का है। कुछ इसमें अब याद नहीं, ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है ये थाउजेंड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली, और दूसरा है जो हमारे लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स या मिड रेंज कंप्यूटर्स। Many computers, also known as mid-range computers, are smaller than mainframe, but still capable of supporting multiple users and handling medium-scale tasks. They are typically used for smaller businesses, industrial applications that require fewer resources than mainframes. Less powerful than mainframe, but still capable of running several programs simultaneously. Used in manufacturing, control, research labs, and medium-sized organizations, can support up to hundreds of यूज़र्स। अब जब हमारे पास जो बैंक है, अगर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अब अगर इससे छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अब उसका काम कौन करेगा? वो करेगा हमारा मिनी कंप्यूटर, क्योंकि उसके पास काम भी बहुत कम होंगे। अब उसके लिए क्या बनाएगा? फिर मिनी कंप्यूटर। आप इसमें याद रखेंगे, कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखेंगे। और क्या है इसका एक और नाम, क्या है? मिड रेंज सर्वर्स। यूजर इन स्मॉल बिजनेस, ये आप याद रखेंगे, ये बस इंपॉर्टेंट है। और कुछ इसमें याद इसका नहीं, एग्जाम्पल भी याद नहीं रखेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन डी से एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। अब इसमें क्या आप याद रखेंगे? हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स और स्मॉल बिजनेसेस एंड अपने इसका एक और नाम क्या है? मिड रेंज सर्वर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आप याद रखेंगे। इसमें वो आप कुछ और याद नहीं रखना है। इसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। माइक्रो कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट कॉमन टाइप क्या है? आप माइक्रो computers used by individuals, they are designed for general purpose tasks। general purpose कोई भी काम कर सकते हैं, such as browsing internet, word processing, gaming, other personal और office activities। गेमिंग करनी होगी, या आपको इंटरनेट सर्फ करना होगा, या कुछ और करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। जैसे मैंने ये PDF PPT बनाई, ये मैंने किससे बनाई? माइक्रो कंप्यूटर से। माइक्रो कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर हमने पीछे पढ़ा, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? विच इंटीग्रेट्स द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ सिंगल चिप, ये पता है आपको। टिपिकली स्मॉलर, अफोर्डेबल एंड यूजर फ्रेंडली। फाउंड इन होम्स, ये इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन होम्स। क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज फाउंड इन होम्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर। उसका आंसर क्या आएगा? माइक्रो कंप्यूटर। अब यह है इसकी एग्जाम्पल्स। डेस्कटॉप पीसीज, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स। इसमें एक और आप याद रखेंगे, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है किसमें? माइक्रो कंप्यूटर में। और हमारा लैपटॉप भी किस में आता है? माइक्रो कंप्यूटर। ये भी आप याद रखेंगे, यूज इट फॉर पर्सनल, एजुकेशनल, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट पर्पसेस। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये मोस्ट कॉमन टाइप है, फाउंड इन होम, स्कूल्स एंड ऑफिसेस। डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, PDA, ये किसका पार्ट है? माइक्रो कंप्यूटर्स का। माइक्रो कंप्यूटर्स का एक और नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स। और एंटरटेनमेंट पर्पसेस या बिजनेस पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, पर्सनल पर्पस, ये इसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? हमारा माइक्रो कंप्यूटर्स। लार्ज बिजनेस के लिए क्या होता है? वो हमारा मेन फ्रेम।
स्मॉल बिजनेस के लिए कौन सा कंप्यूटर होता है, वो हमारा मिनी कंप्यूटर। इनकी बस ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा सर। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ पर्पस। पहला है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल का मतलब है जो कोई भी काम कर सकते हैं, जो कोई भी काम कर सकते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर डिजाइन टू हैंडल वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स। वाइड वैरायटी टास्क्स इंपॉर्टेंट है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स क्या काम करते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क्स ये हैंडल कर सकता है। दे कैन बी परफॉर्म टू परफॉर्म रेंज ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया, आप गेमिंग भी कर सकते हो, आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो, आप ये क्या कर डॉक्स भी बना सकते हो, पीपीटी भी बना सकते हो। ये हुआ हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होगा, जो वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स हैंडल कर सकता है। ये भी आप, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिजाइन टू हैंडल वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स। These computers are, ये भी आप याद रखें, these computers are flexible and can run many different types of software, making them suitable for personal, educational, business and entertainment uses। अब क्या इंपॉर्टेंट है जनरल पर्पस में, वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स, फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, ये कोई भी टास्क कर सकता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क्स and B used for variety of purposes, capable of running many types of software application, users can install or update softwares as needed। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप नए सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आप अपना फ़ोन कंसिडर करेंगे, ये हमारा जनरल पर्पस हुआ। इसमें आप क्या कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, कुछ भी आप वीडियो भी देख सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। ये हुआ हमारा जनरल पर्पस। कोई नई एप्लीकेशन आएगी, किसी एप्लीकेशन में अपडेट आएगा, वो भी आप कर सकते हो। इसका मतलब है ये हमारा वही जनरल पर्पस। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और वर्क स्टेशन। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स डिजाइन फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक वर्क, often used for tasks like video editing, 3D design of software development, वर्क। और या याद है जनरल पर्पस में आता है हमारा एक और वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसका खास एक स्पेसिफिक काम होगा, ये वही करेगा, ठीक। Special purpose computers are designed and optimized to perform a specific task और set of tasks जो सेम होंगे। Unlike general computers, they cannot be reprogrammed। ये आप याद रखेंगे, they cannot be reprogrammed। जो हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हैं वो हम रिप्रोग्राम नहीं कर सकते। These computers are typically more efficient than general purpose for the specific function they are designed for। ये जाहिर सी बात है, इनके जब इनके पास एक ही काम होगा, ये मोर एफिशिएंट होंगे देन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। They are found in wide range of devices and industries from household appliances to industrial machinery। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस। इसमें आप याद रखेंगे लिमिटेड, जो हमारे पास ये जनरल पर्पस था वो था फ्लेक्सिबल। क्या था, फ्लेक्सिबल। अब ये जो स्पेशल पर्पस है ये हमारे पास होगा रिजिड। क्या होगा, रिजिड। इन अदर वर्ड्स ये होगा लिमिट, इसकी फंक्शंस क्या होगी, लिमिटेड। यूजुअली डू नॉट रिक्वायर यूजर इंटरेक्शन बियॉन्ड टास्क दे आर बिल्ट फॉर, often optimized for speed and efficiency in their specific domain। इंपॉर्टेंट नहीं है। कैन बी एम्बेडेड विद इन सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। कैन बी एम्बेडेड विद इन सिस्टम डिवाइस मशीन फॉर डेडिकेटेड कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन में, उसमें आप ये जो हमारा फंक्शन करता है वॉशिंग मशीन, आजकल के वॉशिंग मशीन, उसमें होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आप वही मान सकते हो, जो हमारे पास वॉशिंग मशीन है उसमें जो कंट्रोल्स होते हैं वो हमारे पास आता है स्पेसिफिक। उसके पास क्या स्पेशल पर्पस है, वो कपड़े धोने का। इसकी एग्जांपल्स क्या है, गेमिंग कंसोल्स, फॉर एग्जांपल प्ले स्टेशन है हमारा, या एक्सबॉक्स है, इनका पास एक ही काम है, क्या है, और वो क्या है, गेम, इनके ऊपर गेम खेलना। या कैलकुलेटर है, यहाँ हमारे पास है ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोलर्स, इनके पास भी एक ही काम है। एटीएम मशीन, ये भी हमारा स्पेशल पर्पस, बस एक ही काम है। या माइक्रोवेव ओवन, ये भी आया हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। इसके बाद है ये एनालॉग कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डेटा। इनके पास डेटा क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिजिटल नंबर्स, जीरोज एंड वंस। जब आपके पास कंटिन्यूस डेटा होगा, वो जो कंप्यूटर आपको आपका कंटिन्यूस डेटा प्रोसेस करेगा, उसको हम बोलेंगे एनालॉग कंप्यूटर्स। These computers use physical quantities such as voltage or current to represent data। Analog computers are especially good at simulating real-world phenomena that vary continuously। Important है temperature, speed and pressure। Process ये important है, process continuous data, use it for tasks that require real-time simulation। ये भी important है। Often used in scientific research, engineering and control systems। अब जो
कंटिन्यूस डेटा क्या है? फॉर एग्जांपल आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें कुछ जो हमारा वैल्यू है वो ऐसे नंबर्स में नहीं आता है, वो उस पर एक मीटर होता है जो मेजर ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल यूजिंग कंटिन्यूस डेटा। फॉर एग्जांपल अब जो हमारा स्पीडोमीटर है वो कैसे कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा स्पीडोमीटर है गाड़ी का, वो आरपीएम यूज़ करता है, रोटेशंस पर मिनट। फॉर एग्जांपल रोटेशंस पर मिनट, जो टायर हमारा रोटेशन करता है उसी से वो स्पीडोमीटर हमारी हमको स्पीड बताता है, हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है। वो फॉर एग्जांपल हमारा टायर ऐसे कुछ डेटा नहीं भेजता उसको, ये कि अब मतलब मेरी स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर है या कुछ 90 किलोमीटर पर आवर है। वो कैसे मेजर करता है? बाय आरपीएम। इसी के हिसाब से थर्मामीटर, आप मेजर टेम्परेचर किया होगा कभी, थर्मामीटर में वो भी हमारे पास आता है कंटिन्यूस डेटा। इसके बाद है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्म, zeros and ones. They are most common type of computers and are capable of performing wide range of tasks from simple calculations to complex simulations. Digital computers are versatile, reliable and can handle large volumes of data quickly. अब जो बाइनरी फॉर्म में बाइनरी नंबर्स पे वर्क करेगा, फॉर एग्जाम्पल जीरोज एंड वंस हमारा बाइनरी है, उसको हम कहेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स। इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोसेस डिस्क्रीट डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। डिस्क्रीट क्या है? डिस्क्रीट हमारे पास 1 2 3 है, वो हमारा डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जैसे 1 है हमारे पास, फिर 1.1 है, ऐसे ही जब 1 के बीच बहुत सारे नंबर है, ये हुआ हमारा कंटिन्यूस डेटा। जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर या एग्जाम्पल क्या है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, सर्वर्स हैं, ये हुआ हमारा डिजिटल कंप्यूटर्स। आजकल के जो भी कंप्यूटर्स हैं वो हुए हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स। इसके बाद है हाइब्रिड, जो दोनों यूज़ करेंगे, एनालॉग भी और डिजिटल भी। फॉर एग्जांपल क्या है? हॉस्पिटल में आपने देखा हो, जो मॉनिटर होगा उसमें ऐसी वो वेव भी वो चलती है, और यहाँ से वो बीपी भी हमें बताता है या कुछ और बताता है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे डिजिट्स में भी देता है। वो हुआ हमारा, ये हुआ हमारा डिजिटल डेटा, ये हुआ हमारा कंटिन्यूस डेटा। या कुछ साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा मोटा मोटा ये याद रखना है, हाइब्रिड दोनों डेटा यूज़ करता है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। बस इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। पहला है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन आप समझ लो, ये हमारे पास एक सिंपल सा पीसी होता है, ठीक। ये हमारे पास पीसी होता है, कंप्यूटर ही होता है, लेकिन जिसकी जो क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस हमने एनहांस की है। तो ये क्या एग्जीक्यूट है पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो हमारे गेमर्स थे, ठीक, जो हमारी मोबाइल कंपनीज थी, उनको मोबाइल फ़ोन बेचते थे जो पर्टिकुलरली डिज़ाइन किए गए थे टू कैरी आउट टू प्ले दैट गेम। फॉर एग्जांपल पबजी गेम अभी जो मार्केट में थी, आपने देखा होगा वन प्लस ने ये ऐसे ही फ़ोन बनाए थे जो पबजी गेम ये उस पर आसानी से चल सकती थी। वो हमारा वर्क स्टेशन टू कैरी आउट है स्पेसिफिक टास्क। जब हमारा पर्सनल कंप्यूटर या कुछ कंप्यूटर्स ये ऐसे एनहांस करेंगे, उसकी एक्टिविटी परफॉर्मेंस ऐसे एनहांस करेंगे टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपको 3D ग्राफिक्स बनाने होंगे या कुछ और बनाना होगा, वो हुआ हमारा वर्क स्टेशन। कैरेक्टर्स क्या? हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी, ये हुआ इसके कैरेक्टरिस्टिक। ओपन यूज्ड बाय इंजीनियर्स, डिजाइनर, आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क्स, ठीक। यह है CAD, आप याद रखें, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वर्क स्टेशन यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स टू डिज़ाइन 2D 3D मॉडल्स। जो 2D 3D मॉडल्स हम बनाते हैं, ये किससे बनाते हैं? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसके लिए क्या क्या होता है? वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन को हम ऐसे, उसकी परफॉर्मेंस हम ऐसे एनहांस करते हैं ताकि ये CAD जो है आसानी से बना सके। या वीडियो एडिटिंग वर्क स्टेशन है, साइंटिफिक रिसर्च वर्क स्टेशन है, ये हुआ हमारा वर्क स्टेशन। मोटा मोटा आप याद रखें, जो वर्क स्टेशन हमारे पास PC होता है, लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस हमने एनहांस की होती है टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसके बाद है हमारा सर्वर और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स डिजाइन टू मैनेज, स्टोर, प्रोवाइड रिसोर्स सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क। अब सर्वर क्या है? सर्वर आप याद रखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास नेटफ्लिक्स है, आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देखते हो, या आपके पास यूट्यूब है, अभी आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, आपके पास कुछ फिर यूट्यूब वीडियोज आते हैं वहाँ से, ये आपको ये जो यूट्यूब का सर्वर है ये वही प्रोवाइड करता है, ठीक। यूट्यूब के पास एक सर्वर होगा, ये आपको वही प्रोवाइड करता है, वो हुआ हमारा सर्वर।
They are built to handle large amount of data, provide access to websites, store files, and manage network communication. Servers are crucial in business and enterprise environments where multiple users need access, शेयर डाटा एंड रिसोर्स साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जाम्पल आप मोटा मोटा आप समझिए जो हम यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, इंटरनेट पे कुछ देखते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, ये सब कुछ होता है किन से? सर्वर्स से. हाई प्रोसेसिंग पावर टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट्स एंड मैनेज एक्सटेंसिव. ये आप खुद पढ़ेंगे इसका. ये अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये 24/7 अवेलेबल होता है. ये 24/7 ऑन रहता है, जबकि जो हमारा वर्क स्टेशन है ये आप बंद भी कर सकते हो. ठीक, एग्जाम्पल क्या है? वेब सर्वर्स अभी बताया मैंने, HTTP सर्वर, ये है अपाचे. डेटाबेस सर्वर्स कुछ हैं, फाइल सर्वर्स है, मेल सर्वर्स है. आप मेल जीमेल यूज़ करते हो, ये भी किससे होता है? हमारे सर्वर से. ये भी हमें सर्वर से यूज़ होता है. इसके बाद है हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर. एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? डिस्क्रिप्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क करते हैं. बट एम्बेडेड क्यों बोलते हैं? ये एम्बेडेड होते हैं जो, फॉर एग्जांपल हमारी वॉशिंग मशीन है, उसमें एम्बेड किया होगा हमने एक कंप्यूटर जो फिर जो वॉशिंग मशीन की एक्टिविटीज़ हैं वो रन करेगा. उसको हम बोलेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा ATM में भी एक कंप्यूटर फिक्स होता है जो फिर क्या एक्टिविटी करता है, हमें वैसे वैसे देता है. These computers are not typically seen as separate units but are integral part of everyday objects. ये important है. फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, हमारे ओवन में भी फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लगा होता है, उसको हम बोलेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर. एग्जाम्पल क्या है? स्मार्ट TV, वॉशिंग मशीन, कार कंट्रोल सिस्टम या माइक्रोवेव ओवन. ये हुआ हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स. इन शॉर्ट आप एम्बेडेड कंप्यूटर्स ये समझ सकते हो क्या है. ये एम्बेड होता है किसी बड़े ऑब्जेक्ट में. फॉर एग्जांपल हमारी वॉशिंग मशीन में जब ये फॉर एग्जांपल हमारा टाइम बराबर होता है, हमें अलार्म देता है आपका टाइम बराबर हो गया, ठीक, आप कपड़े निकाल सकते हो, वो हुआ हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर. अब है बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग. डेटा हैंडलिंग क्या है? बैच प्रोसेसिंग. पहला क्या है? बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम सिस्टम. डेटा हैंडल कैसे कर सकते हैं? बैच प्रोसेसिंग या रियल टाइम सिस्टम. Batch processing. In batch processing, data is collected, grouped and processed all at once in large batches without any immediate interaction from users. For अब बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? ये डेटा पहले कलेक्ट करता है. क्या करता है? कलेक्ट कर. फॉर एग्जांपल सुबह से लेकर शाम तक ये डेटा कलेक्ट करेगा, फिर शाम के बाद ये एक एक करके वो डेटा एग्जीक्यूट करेगा, वो डेटा रन करेगा. ठीक, वो हमारा बैच प्रोसेसिंग. बैच का मतलब क्या है? ये डेटा पहले कलेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल हमारा बैंकिंग सिस्टम का एक नेफ्ट सिस्टम है, वो भी हमारा हुआ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. नेफ्ट कैसे आता है? वो नेफ्ट पहले फॉर एग्जांपल दिन में जो नेफ्ट ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो पहले कलेक्ट करते हैं, फिर जब टाइम मिलता है उसको या हमारे कंप्यूटर को, फिर वो 1 बाय 1 उनको नेफ्ट ट्रांजैक्शंस को रन करता है. ठीक, ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. इसमें क्या है? नो यूज़र इंटरेक्शन. शेड्यूलिंग प्रोसेसिंग. शेड्यूल मतलब आप शेड्यूल रखेंगे, आप 7 बजे के बाद ये जो बैच है ये रन करेंगे, इसमें यूज़र इंटर ये खुद ब खुद करेगा. एफिशिएंट फॉर लार्ज वॉल्यूम्स बैच जॉब्स. एफिशिएंट फॉर लार्ज, जब लार्ज आपको लार्ज यूज़र्स होंगे फिर ये बैच प्रोसेसिंग एफिशिएंट रहता है. ठीक, इसके बाद इसके एग्जांपल्स पेरोल सिस्टम्स, ठीक, बैंकिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, इन्वेंट्री सिस्टम. ये यही है क्या? डेटा पहले कलेक्ट करता है फिर बाद में ये एग्जीक्यूट करता है. इसके बाद है रियल टाइम. रियल टाइम का मतलब है फॉर एग्जांपल आपको अभी डेटा चाहिए, आपको कंप्यूटर अभी देगा डेटा इन रियल टाइम. इन मिली सेकेंड्स आपको कंप्यूटर डेटा प्रोवाइड करेगा. रियल टाइम सिस्टम प्रोसेस डेटा इमीडिएटली विद इन वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम एज इट इज़ रिसीव्ड. ठीक, जब डेटा आपको उसी वक्त मिल जाए जब आपको डेटा की जब आप डेटा की मांग करेंगे, आपको डेटा उसी वक्त मिल जाएगा, उसको कहेंगे हम रियल टाइम शेयरिंग, रियल टाइम सिस्टम्स. The systems are crucial for application for delays could lead to issues like safety concerns. For example, ये किस में आता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल में. एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जब आप बैच प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप चलते होंगे आपको उसी वक्त इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मुझे कहाँ से चलना है, कहाँ से नहीं चलना है. ठीक, ये हो हमारा रियल टाइम सिस्टम्स. बाकी आप खुद पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ये बस रियल टाइम का मतलब यही है, जब आप डेटा की मांग करेंगे उसी टाइम आपको डेटा विदाउट एनी डिले डेटा मिल जाएगा.
थैंक यू। ये वो हमारा लेक्चर कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर, जो कि इजी टॉपिक है। अब हम ये लेक्चर एंड करते हैं। आप लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।